हेलो एवरीवन। देखिए, अब आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का बीए सेकंड ईयर का यानी कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर आप पढ़ते हैं, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, मुद्रा, बैंकिंग और लोक वित्त, ये पेपर आपके लिए हम इसके लिए एक मॉडल बना कर लाए हैं। इसमें मोस्टली वही क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में आते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। देखिए, टोटल पेपर जो होता है आपका 75 मार्क्स का होता है और ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो होगा 15 मार्क्स का होगा और आपसे उम्मीद की जाएगी कि इसका आप विस्तृत उत्तर लिखें, यानी कि इसको आपको कम से कम 1000 वर्ड में तो लिखना ही लिखना है। तो इस तरह से ये पोर्शन आपका 45 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मुद्रा का अर्थ बताइए और मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि मुद्रा यानी कि मनी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मनी क्या होती है। मनी वो होती है जिससे कि हम विनिमय को आसानी से कर पाते हैं। पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि वस्तु विनिमय चलता था। लेकिन बाद में ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी कि कुछ ऐसी वस्तु हमारे पास हो जिससे हम आसानी से विनिमय यानी कि लेन देन ट्रांजैक्शन कर सकें। तो इसके लिए फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो ये मुद्रा होती है। कहा भी गया है कि मनी इज़ वॉट मनी डज। मुद्रा वो होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। और मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं? मुद्रा के देखिए कई कार्य होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका होता है कि इसके प्राथमिक कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। ठीक है, विनिमय का माध्यम है, यानी कि मुद्रा के द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मूल्य की इकाई के रूप में मुद्रा, यानी एक इकाई के रूप में माना जाता है मुद्रा को। उसके बाद है देखिए सेकेंडरी फंक्शंस, जिनको कि हम गौण कार्य भी कहते हैं। जैसे कि देखिए, स्थगित भुगतानों के रूप में जो हमारे भुगतान रह गए होते हैं या उनको हम बाद में पे करना चाहते हैं, तो उनके मापक के रूप में भी मुद्रा यूज़ की जाती है। दूसरा हमारा होता है मूल्य के संचय के रूप में। किसी भी वस्तु को हम इतने अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते जितना कि हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं, तो मूल्य के संचय के रूप में। और है मूल्य के हस्तांतरण के रूप में। ठीक है, तो ये 3 कार्य हो गए इसके गौण कार्य। उसके बाद देखिए, इसके कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं। तो उसमें कौन से होता है कि मुद्रा तरल परिसंपत्तियों में सर्वाधिक तरल परिसंपत्ति है। यानी जो मुद्रा है, जितनी भी तरल हमारे पास होती हैं, सबसे तरल हमारी परिसंपत्ति है। देखिए, एसेट क्या होता है। एसेट हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो धन के रूप में या फिर हमारे अचल पूंजी के रूप में। जैसे कि जो हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारी बिल्डिंग हैं, जिनको कि हम तुरंत से पे नहीं कर सकते। इसमें सबसे जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि जो मनी है सबसे लिक्विड। देखिए, हमारी साख प्रणाली का आधार है ये। ठीक है, उसके बाद हमारी कई उपयोगिताओं को पूरा करती है ये। राष्ट्रीय आय को मापती है, राष्ट्रीय आय को मापने का कार्य भी करती है। और इसके अन्य भी कार्य हैं, जैसे कि मुद्रा निर्णय में सहायक या एक एडजस्टमेंट का बेस होता है। तो ये सब हमारे मुद्रा के कार्य होते हैं, ये आपको बताने हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत से नकदी शेष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी जो हमारा कैश बैलेंस अप्रोच है ये आपको बतानी है। ये देखिए, कैम्ब्रिज थ्योरी भी इसको कहते हैं। और ये किस किस ने दी है? जो हमारे मार्शल, पीकू, रॉबर्टसन, इन सब ने दिया है। और देखिए, इसका दूसरा भी है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कीन्स के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है। देखिए, नकदी शेष सिद्धांत जो है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो मुद्रा है, इसकी अगर हम पूर्ति की गणना करना चाहते हैं या मुद्रा की मांग कितनी है इसको जानना चाहते हैं, हम इसे कैसे जान पाएंगे कि जो लोग हैं वो अपनी नकदी का कितना भाग जो है वो बचा कर रखते हैं लेन देन के लिए और कितने भाग को वो जमा करते हैं। तो ये सिद्धांत हमारा ये बताता है। और जो कीन्स का सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है। देखिए, कीन्स कहते हैं कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, तो जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन आता है, उसी अनुपात में कीमतों में परिवर्तन आता है। देखिए, इन सिद्धांतों को हम यहाँ पर विस्तृत रूप से नहीं बता सकते, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको ये सिद्धांत जो है विस्तृत रूप में मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मुद्रा की पूर्ति से आप क्या समझते हैं और इसके निर्धारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई से क्या मतलब है हमारा। मुद्रा की पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, जनता के पास जमा, बैंकों के पास जमा। तो जो टोटल मनी रहती है एक अर्थव्यवस्था में उसको मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके डिटर्मिनेंट्स देखिए, सबसे पहला होता है हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे बैंक होते हैं उनके पास जो भी हम जमा करते हैं तो रिज़र्व बैंक की तरफ से उनको निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपनी जो भी जमा है उसका कुछ प्रतिशत अपने पास रिक्वायर्ड रिजर्व के रूप में रखेंगे। तो एक तो निर्धारक किसका ये होता है। दूसरा ये होता है बैंक आरक्षितों का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ बैंक रिजर्व, कि कितना वो बैंक रिजर्व के रूप में रख सकते हैं और कितना वो आगे दे सकते हैं। तो ये भी रिज़र्व बैंक के द्वारा निश्चित किया जाता है। और एक डिटर्मिनेंट होता है इसका जनता की करेंसी और जमा रखने की इच्छा। तो ये इसके तीन निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक के कार्य व बैंक किस प्रकार साख का निर्माण करते हैं। व्यापारिक बैंक कौन कौन से होते हैं। देखिए, आरबीआई के अलावा जितने भी बैंक होते हैं, आरबीआई तो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, इसके अलावा जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो हमारा एसबीआई हो, चाहे हमारा एक्सिस हो, चाहे हमारा पंजाब हो, ये जितने भी बैंक हैं व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। ये व्यापारिक बैंक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जो भी लेन देन करते हैं उसको वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जिस तरह व्यापार होता है, तो इसीलिए इनको व्यापारिक बैंक कहते हैं। और इस साख का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। देखिए, साख क्या होती है। साख वो होती है जैसे कि जो जमा होती है उससे आगे कितना और ज़्यादा धन की वृद्धि की जाती है। जैसे बैंक के पास 1,000 रुपये जमा होते हैं तो वो साख निर्माण के द्वारा ही 1,000 से 5,000 तक जमा कर लेते हैं और 5,000 से ऐसे ही आगे भी करते रहते हैं। तो इसी को साख निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय बैंक क्या होता है। देखिए, हमने अभी बताया आपको कि केंद्रीय बैंक क्या होता है। जो हमारा रिजर्व बैंक है ये केंद्रीय बैंक कहलाता है। प्रत्येक देश का कोई ना कोई एक सेंट्रल बैंक होता है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो भी मनी सप्लाई चल रही है या फिर मंदी की स्थिति है, तेजी की स्थिति है, इस सब को कंट्रोल करने का काम जो है वो केंद्रीय बैंक का होता है। ये कई सारे कार्य करता है, जैसे खुले बाजार की क्रियाएं करता है। खुले बाजार की क्रियाओं से क्या होता है, अगर इसको लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये अपने जो एसेट हैं उनको मार्केट में ला के बेच देता है, जिससे कि क्या है, मार्केट से जो मनी है वो लौट कर कहाँ चली जाती है, आरबीआई के पास। और अगर इसको लगता है मंदी की स्थिति है तो ये अपने एसेट को मार्केट से ख़रीद लेता है, जिससे कि मार्केट में मनी आ जाती है। तो केंद्रीय बैंक के ये सब कार्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ, उपकरण और भारत के संदर्भ में उद्देश्य और सीमाएं बताइए। देखिए, मौद्रिक नीति नाम से ही पता चल रहा है कि मुद्रा से संबंधित नीति, और ये हमारा आरबीआई बनाता है। और इसके उपकरण कौन कौन से होते हैं, यही जो हमने आपको बताया, जो हमारे रिजर्व का स्तर है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ये सब हमारी मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है सार्वजनिक व्यय का अर्थ और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए, सार्वजनिक व्यय क्या होता है। व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक यानी सरकार के द्वारा किया गया व्यय। देखिए, हम लोग जो व्यय करते हैं वो हम अपनी आय के हिसाब से करते हैं। जो हमारी मंथली या ईयरली इनकम होती है उसके हिसाब से हम अपना खर्चा करते हैं। लेकिन सरकार जो होती है, सरकार पहले व्यय करती है, व्यय की व्यय की मद बनाती है कि यहाँ यहाँ इतना व्यय करना है, और फिर अपनी आय के सोर्स देखती है, कहाँ कहाँ से हमें इतनी आय प्राप्त होगी। तो ये सार्वजनिक व्यय होता है और इसके कई सारे सिद्धांत होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय नीति। इसका अर्थ, उपकरण और विकासशील देशों में भूमिका। देखिए, नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय नीति का अर्थ, उपकरण और विकासशील देशों में भूमिका। राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, और ये क्या है, ये सरकार के द्वारा बनाई गई नीति होती है। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक बनाता है और इसमें वो सब काम आते हैं जो सरकार की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसके उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए बजट नीति,
और बचत का बजट, बजट घाटा, संतुलित बजट गुणक, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति और कई सारे इसके उपकरण होते हैं। देखिए उसके बाद हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपको कम से कम 200 शब्दों में लिखने हैं और ये जो क्वेश्चन है आपको 2 करने को आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होगा। इस तरह से पोर्शन जो है ये 15 नंबर का हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेशम के नियम की व्याख्या कीजिए। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जो घटिया मुद्रा है ये अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये क्या कहते हैं, ये एलिजाबेथ के समय की बात है कि जब वो अपने राज्य में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खराब मुद्रा चल रही है। तो उन्होंने अपने जो ग्रेशम उनके सलाहकार थे, वित्त मंत्री थे, उनसे कहा कि मार्केट से सारी बुरी मुद्रा को हटा लिया जाए और अच्छी मुद्रा लाया जाए। लेकिन जब वो दोबारा 1 महीने बाद आई तो उन्होंने देखा मार्केट में फिर भी बुरी मुद्रा चल रही थी। तब ग्रेशम ने ये नियम निकाला था कि लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अच्छी मुद्रा को अपने पास रख लेते हैं और बुरी मुद्रा को चलन में ले आते हैं। तब ये नियम निकला था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मुद्रा मान से आप क्या समझते हैं, यानी कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए मुद्रा की जो विनिमय की पावर है इसको जिस तरह से बैलेंस किया जाता है इसी को मुद्रा मान कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा है हाई पावर्ड मनी, उच्च या प्रबल मुद्रा। जितनी भी करेंसी होती है मार्केट में, जो चाहे वो लोगों के पास हो चाहे बैंक के पास हो, इन सबको हम हाई पावर्ड मनी से नापते हैं। H बराबर CC+DT, यानी CC करेंसी जितनी है और ये डिमांड डिपॉजिट जितनी है इसको ही हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, प्लस RR। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व है, तो ये हाई पावर्ड मनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनी मल्टीप्लायर। हम ये जानते हैं कि मुद्रा होने से कीमत स्तर में परिवर्तन आता है, लेकिन कितनी मात्रा में परिवर्तन आता है ये हमको मुद्रा गुणक यानी कि मनी मल्टीप्लायर बताता है। नेक्स्ट ये है कि बैंकिंग क्षेत्र में आज़ादी के बाद से सुधारों का वर्णन, यानी कि 1947 के बाद से जो भी बैंक में चेंजेस आए हैं, बैंक के कार्य में चेंजेस आए हैं, वो सब आपको बताने हैं। नेक्स्ट हमारा है करारोपण का, यानी टैक्सेशन जो हमारा होता है इसका अर्थ बताना है और इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करना है, यानी जो कर लगाए जाते हैं वो किन सिद्धांतों के अंतर्गत लगाए जाते हैं। करारोपण यानी कर का आरोपण, तो किन सिद्धांतों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है वित्त आयोग। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, और सार्वजनिक और निजी वित्त में अंतर बताना है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन और सार्वजनिक व निजी वित्त। सार्वजनिक हमारा हो गया पब्लिक, निजी हो गया हमारा प्राइवेट फाइनेंस, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए हमारी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इनका आपको लगभग 75 वर्ड्स में देना है और ये आपको 5 करने को आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, जिस तरह से कि आपके 15 मार्क्स का ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। सबसे पहला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। देखिए 3 तरह की इकोनॉमी होती है हमारी। एक तो होती है कैपिटलिस्टिक, जिस तरह की अमेरिका है, जहाँ सारा जो काम है वो पूंजी को ध्यान में रख के किया जाता है और निजी लोगों के हाथ में इसका स्वामित्व होता है और सारा काम धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरी होती है सोशलिस्टिक, यानी कि समाजवादी, जैसे कि रशिया है। वहाँ सारा काम सरकार के स्वामित्व में होता है, सारा काम गवर्नमेंट ही होल्ड करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत है, यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में ही कार्य होते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार का होल्ड होता है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का होल्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग। देखिए 1969 में हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो उसके बाद से हमारी बैंकिंग कैसी हो गई है ये आपको बताना है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बैंक मतलब निजी क्षेत्र में आते थे, कुछ ही लोग बैंक स्टार्ट कर देते थे, तो उनका मैक्सिमम ये रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। तो उसके बाद से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद है कर देय योग्यता का सिद्धांत, यानी कि टैक्सेबल कैपेसिटी। ये बताना है कि मतलब कर देने की क्षमता कितनी है, ये सिद्धांत आपको बताना है। एक अच्छी कर व्यवस्था क्या होती है, यानी कि
कर लगाए जाते हैं तो कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था होगी जिसके हिसाब से कर लगाए जाएं। उसके बाद बजट व्यवस्था, बजट किस तरह से चलता है। संघीय वित्त असंतुलन यानी फेडरल फाइनेंस इम्बैलेंस, ये आपको बताना है। और उसके बाद हमारा है करारोपण के प्रभाव, यानी जब कर लग जाते हैं तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और उसके बाद हमारा देखिए ये है सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर। सार्वजनिक यानी कि पब्लिक गुड्स और निजी यानी प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स यानी कि जो सरकार के द्वारा दी गई वस्तुएं होती हैं या जो सरकार ने शुरू की होती हैं जिस पर सभी लोगों का समान अधिकार होता है, जैसे कि सरकारी स्कूल हो गए, रोड हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, और जो हमारे पार्क हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं जो सरकार ने दिए हैं, तो ये सभी के लिए समान रूप से होते हैं। इन पर शुल्क या तो लिया नहीं जाता और लिया भी जाता है तो बहुत कम लिया जाता है। लेकिन जो निजी वस्तु होती हैं, जो प्राइवेट गुड्स होते हैं हमारे, इन पर कुछ ही लोगों का होल्ड होता है और इसमें वंचन की समस्या भी पाई जाती है क्योंकि जो लोग पे करते हैं केवल वो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी निजी वस्तु होती हैं, इनमें आपको अंतर बताने हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत में बड़े कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म कौन कौन से हुए हैं। तो देखिए ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाए हैं और आशा करते हैं कि आपके पेपर में मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और इन सब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।